हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसीएस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं प्रमोशन चालीसा की क्लास की। जो पिछली क्लास थी वो हमने पढ़ा विधानमंडल के बारे में, जो कल पढ़ा, जिसमें हमने 50 थ्योरी की क्लासें कंप्लीट की, 50 क्लासें थ्योरी की कंप्लीट की। ठीक है, आप उस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी पोस्टल प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं उनको पता लगे कि जनरल नॉलेज की भी तैयारी वो कंप्लीट कराई जा रही है और हम आपके लिए नया करने की लगातार कोशिश करें। चलो आज के बिना किसी देरी के बात करते हैं आज के 10 क्वेश्चनों की। कौन सी क्लास चल रही है हमारी चल रही है प्रमोशन चालीसा की। प्रमोशन चालीसा, बिल्कुल चालीसा में यही प्रयास रहेगा कि 40 क्लासें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी इस तरीके के 10-10 क्वेश्चनों की। पहला प्रश्न है, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है। प्रश्नों की जो क्लास थी, भारत में जो क्लास हुई थी 2 फरवरी को, उसमें बताया था मैंने कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व, भारत में कितने बायोस्फीयर, और वही क्वेश्चन क्या है, घुमा फिरा कर वही पूछ लेता है वो बायोस्फीयर रिजर्व है। इसका मतलब हम जो व्याख्या पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन बन रहा है। कितने हैं? 18। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 है। पूछ ले कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। राष्ट्रीय उद्यान 104। आप बताइए प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है भारत का? प्रथम कौन सा है, सबसे नया कौन सा है, बताइए आप। ठीक है, उसके बारे में अगले ऑप्शन की बात करें। इसमें जो दिए गए हैं उनमें देखो सबसे नया कौन सा है, नया। और एक बात करते हैं प्रथम की। प्रथम तो है नीलगिरी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, 3 राज्यों में है, तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में। सबसे नया कौन सा है? पन्ना। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पन्ना सबसे नया है और सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? पन्ना। और पन्ना सबसे नया भी है। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे छोटा भी है और नया भी। आगे देखो बात करें, एक पूछ सकता सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है कच्छ का रण। कच्छ का रण जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो सबसे बड़ा है। कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा है। पूछ ले मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मानस बायोस्फीयर रिजर्व, मानस है वो असम में है। कहाँ पर है? असम में। पूछ ले सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। 1-2 की और बात कर लें, जैसे पूछ ले मानस आ गया, नीलगिरी, नोकरेक, नंदा देवी पूछ ले। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, ये उतारिए आप। बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा है, भारत की सर्वाधिक लंबी नदी है। अब भारत की पूछा है, क्या पूछा है? भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सर्वाधिक लंबी नदी। इसका उत्तर हो जाएगा सर्वाधिक लंबी में ऑप्शन, सर्वाधिक लंबी की बात करें तो हो जाएगा गंगा। क्या हो जाएगा? गंगा। कितनी लंबाई है? 2525 किलोमीटर लंबाई है। बात करें सिंधु की, तो सिंधु की लंबाई कितनी है? 2880। हाँ, 2880 किलोमीटर है। कितनी है? 2880 किलोमीटर है। ये इसने भारत की पूछा है। ठीक है, भारत की पूछा है, तो भारत में जो बह रही है उनमें पूछा है ना, जो जिसकी लंबाई भारत में सर्वाधिक है उसकी पूछा है, जिसकी लंबाई भारत में सर्वाधिक है। ठीक है, सिंधु, इसमें से भारत में कितनी बहती है? 1114 किलोमीटर ये बहती है भारत में। ठीक है, आगे देखो बात करें। पूछ ले वर्धगंगा किसे कहते हैं? वर्धगंगा किसे कहते हैं? तो वर्धगंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को वर्धगंगा। एक है भारत दक्षिण भारत की गंगा, एक है दक्षिण की गंगा। अब इसका उत्तर बताइए आप, मैं कमेंट में देख रहा हूं, बताइए। मैंने कराया है थ्योरी की क्लास में, करा चुका हूं। एक तो दक्षिण की गंगा और एक दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण की गंगा पूछे तो गोदावरी हो जाएगा, और दक्षिण भारत की पूछे तो कावेरी हो जाएगा। दक्षिण की गंगा पूछे तो गोदावरी हो जाएगा, दक्षिण भारत की पूछे तो कावेरी हो जाएगा। ये हमारी नदियों की बातें हो गई। सिंधु में जैसे बात करें, सिंधु में 5 नदियां हैं, वो मुख्य रूप से हैं झेलम, इसके जो सिंधु के क्षेत्र में आती है, सिंधु के झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से कराया गया, क्लास देख लेना आप थ्योरी की। तीसरा, नागरिकता जो संबंध है, नागरिकता के बारे में किस भाग में उल्लेख है? देखो कितना सरल क्वेश्चन है, मैंने कई बार करा दिया क्वेश्चन ये कि नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है नागरिकता। सिटीजन के बारे में
कि सिटीजनशिप है उसका उल्लेख किसमें है, भाग 2 में। भाग 2 में कहाँ से कहाँ तक है, 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक, 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक। पूछ ले भाग 3 में क्या है, भाग 3 में है वो मौलिक अधिकार है, क्या है, मूल अधिकार बात करें या फिर मौलिक अधिकारों की बात करें, किसमें है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 अनुच्छेद तक है। बात करें भाग 4 की, भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी है। डीपीएसपी का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 तक है। पूछ ले भाग किसी भाग 4 की हो गई। पूछ ले भाग 4 क में क्या है, भाग 4 क, भाग 4 क्या क में क्या है, मूल कर्तव्य, क्या है, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं। कुल कितने हैं, 11। किस अनुच्छेद में है, 51 क में है। इसमें है 51 क में क्या है, मूल कर्तव्य है। पूछ लिया अनुच्छेद 40 में क्या है, अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम सभा का गठन है। किसका गठन है, ग्राम सभा का गठन किसमें है, अनुच्छेद 40 में है। विधानमंडल की कल बात की, उसका कमेंट करके बताइए विधानमंडल का उल्लेख किस भाग में है और किस अनुच्छेद में, अभी कभी कमेंट करके बताइए। चलो आगे बात करें, ये हमारा हो गया चौथे प्रश्न की। प्रश्न थोड़ा सा पेचीदा है चौथा, किंतु बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। जो मैंने आपको अनुसूचियों की क्लास कराई, शेड्यूल सी अनुसूचियों की क्लास में वो करा दिया गया है। प्रश्न बोलूँगा लिखूंगा नहीं। 1992 की सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए गांव का सत्र संवैधानिक संशोधन पारित किया गया। कि गांव के स्तर पर क्या किया गया, 1992 में संशोधन किया गया कि गांव के स्तर पर पंचायती राज का गठन किया जाएगा। ठीक है, ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो 1992 में हमने पंचायती राज के लिए 1992 में क्या किया, हमने 73वां संविधान संशोधन किया। 73वां संविधान संशोधन, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन इसका उत्तर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब ये कब हुआ, 1992 के तहत हुआ। ठीक है, ये लागू कब हुआ, ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। कब लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पूछ ले पंचायती राज का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो पंचायती राज का उल्लेख है वो 11वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में, किस अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है। अब पंचायती राज का उल्लेख 11वीं अनुसूची में तो हो गया, किसमें हो गया, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख हो गया। चलो आगे बात करिए, एक मिनट रुकिए। ग्यारहवीं में हो गया उल्लेख, किसमें, 11वीं में। अब 11वीं में उल्लेख है ना अनुसूची में, तो इसमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। पंचायती राज में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में। पूछ ले 12वीं अनुसूची में क्या है, तो 12वीं अनुसूची में क्या है, 12वीं अनुसूची में है नगर निगम, नगर निगम या फिर नगर पालिका, नगर निगम या नगर पालिका का उल्लेख इसमें है 12वीं अनुसूची में। ठीक है, ये शायद हो गया लगभग प्रश्न, बिल्कुल। अब पंचायती राज में एक बात रह गई, पंचायती राज में किस अनुच्छेद में है, पंचायती राज 243 में है। 243 में कहाँ से कहाँ तक है, 243 ए से लेकर 243 ओ तक है। 243 ओ तक क्या है, पंचायती राज 243 ए से 243 ओ तक है। बात करें 5वें प्रश्न की, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, कि सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है। ठीक है, पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है। 5वां कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्या है, इसमें उत्तर दिए गए हैं इसके बारे में। सिंधु से संबंधित क्या है, इससे संबंधित हड़प्पा व मोहनजोदड़ो है। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन के आधार पर हो जाएगा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। परसों की क्लास में इसका विस्तार से वर्णन भी किया था कि हड़प्पा की खोज किसने की, 1921 में दयाराम साहनी ने की। मोहनजोदड़ो की 1922 में राखलदास बनर्जी ने खोज की थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के बात करें, तो सिंधु नदी की बात करें। ठीक है, अब देखो सिंधु घाटी, हड़प्पा सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। आगे इसकी बात करें, इसके ऑप्शन के आधार पर बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग क्या करता है, खुदाई करने का कार्य करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई, 1861 में किसकी स्थापना हुई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। ये क्या कार्य करता है, खुदाई का कार्य करता है, खनन का कार्य करता है। कौन करता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग खुदाई या खनन का कार्य है वो करता है। चलो बात करिए आगे 6ठे प्रश्न की, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की। देखो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की, अकबर ने की। किसने की, अकबर ने की। 6ठा प्रश्न, मनसबदारी
मनसबदारी की शुरुआत किसने की? अकबर ने की। अकबर ने क्या की? मनसबदारी प्रथा। अकबर ने क्या लगाया? नागौर दरबार लगाया। क्या लगाया? नागौर दरबार। किसने लगाया? अकबर ने नागौर दरबार लगाया। ठीक है। अकबर ने और क्या किया? अकबर ने इलाही संवत चलाई। क्या चलाई? इलाही संवत चलाई। ठीक है। अकबर ने किस पर रोक लगाई? अकबर ने सती प्रथा पर भी रोक लगाने का कार्य किया। किस पर? सती प्रथा पर। इसने जजिया कर समाप्त करने का भी कार्य किया। क्या करने का? जजिया कर समाप्त करने का भी अकबर ने किया। ठीक है। और बात करें अकबर की, जैसे इबादत खाने की, पूछ ले इबादत खाने की स्थापना किसने की? इबादत खाने की स्थापना, इबादत खाने की स्थापना किसने की? अकबर ने की। किसने की? अकबर ने की। इसने 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा। कब लड़ा? 1576 में। किसके साथ? अकबर ने महाराणा प्रताप के साथ हल्दीघाटी का युद्ध है वो लड़ा था। अब देखिए फतेहपुर सीकरी में क्या है? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा। अकबर ने क्या करवाया? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। किसका? बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। कहाँ करवाया? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ करवाया? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। और अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। और कब जन्म कब हुआ? 1542 में जन्म हुआ था। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। बात करें 7वें प्रश्न की, भारत में आधुनिक डाक लाइन पर डाक व्यवस्था की स्थापना किसने की? आधुनिक डाक लाइन पर डाक व्यवस्था की स्थापना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन है? 7वां, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने, इसका सही उत्तर हो जाएगा किसकी? डाक व्यवस्था। डाक व्यवस्था की स्थापना किसने की? आधुनिक लाइन पर लॉर्ड डलहौजी ने की। ठीक है। अब देखिए पुर्तगालियों की बात करें। पुर्तगाली भारत में क्या लेकर आए? एक तो पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। किसकी की? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने की। और क्या लेकर आए? तंबाकू लेकर आए। तंबाकू लेकर आए। पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत में आए। सर्वप्रथम आने वाले भारत में यूरोपियन और अंतिम जाने वाले यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली ही थी। देखो आगे बात करें। हाँ, एक क्या होता है 1764 और एक 1757। 1764 और 1757 की बात आती है। मैंने शायद पहले भी आपको कराया है कि 1764 में क्या हुआ? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। और 1757 में क्या हुआ? 1757 में पलासी का युद्ध हुआ। क्या हुआ? पलासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। ये तो होगी बातें। अब थोड़ी और बात करें तो इसमें जैसे पुर्तगाली में क्या आती है? पुर्तगाली में आती है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी ये कौन लेकर आए भारत में? ब्लू वाटर पॉलिसी है वो भारत में कौन लेकर आए? पुर्तगाली लेकर आए। कौन लेकर आए? पुर्तगाली लेकर आए। पुर्तगाली लेकर आए। पुर्तगाली में कौन लेकर आया? अल्मीडा। कौन लेकर आया? अल्मीडा। कौन लेकर आया? अल्मीडा। कौन लेकर आया? अल्मीडा है पुर्तगाली में ये लेकर आया। 8वें प्रश्न की बात करें, कई बार मैंने 8वां प्रश्न करा दिया है कि दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की? 8वां क्वेश्चन, दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की? साबरमती आश्रम से की। ये क्वेश्चन कई बार आते हैं। साबरमती आश्रम एक दिन महात्मा गांधी को भी पढ़ेंगे थ्योरी के रूप में जब टाइम मिला, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आते हैं। और शुरू कब किए? 12 मार्च को दांडी मार्च शुरू की साबरमती आश्रम से। और 6 अप्रैल को दांडी तक ये यात्रा चली। कहाँ तक चली? दांडी गुजरात तक यात्रा चली। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक है। 1930 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। सविनय 1930 में क्या चलाया? सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। और 1920 में क्या चलाया? 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन चलाया। 1942 में कौन सा आंदोलन चलाया? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन को किसने चलाया? गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। इनका जन्म कब हुआ? गांधी जी का जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की है वो मृत्यु हुई थी। 9वें प्रश्न की बात करें, CEPT कहाँ स्थित है? CEPT कहाँ है? मैसूर में है। CEPT कहाँ है? CEPT कहाँ स्थित है? 9वां क्वेश्चन, CEPT कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा मैसूर। क्या हो जाएगा? CEPT कहाँ है? मैसूर में। जैसे SBI बैंक का मुख्यालय कहाँ है? पूछ लिए SBI बैंक का मुख्यालय कहाँ है। और जैसे पूछ लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में।
ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय वडोदरा गुजरात में, वडोदरा कहाँ पर, गुजरात में। पीएनबी का पूछ ले, पीएनबी का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में, ठीक है। अब देखो एक दो और हैं बैंक के नाम है, हाँ कैनरा बैंक, कैनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ है, केनरा, केनरा का है बेंगलोर में। कहाँ पर है, केनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ है, केनरा बैंक का मुख्यालय वो बेंगलोर में, ठीक है। ये उतारिए। 10वें प्रश्न की बात करें, समाज की नींव है, खालिस्तान समाज की नींव है, कि समाज की नींव क्या होता है, स्कूल होता है, घर होता है, परिवार होता है, क्या होता है। ये इथिक्स का क्वेश्चन है कि खालिस्तान समाज की नींव है, समाज की नींव है। समाज की नींव तो सर्वप्रथम क्या होता है, समाज की नींव तो घर ही होता है। सबसे पहले बच्चा जो सीखता है वो घर से सीखता है, इसलिए समाज की नींव क्या है, घर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।